नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी10 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और साथ ही आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार पाठक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद जी10 न्यूज़ का अगेन मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। जी, आज हम जानेंगे नाक से संबंधित बीमारियों के बारे में, यानी कि एडिनॉइड और साथ ही टॉन्सिल्स के बीमारियों के बारे में। सर, आप बताएं ये क्या बीमारियां और ये किस जगह पे होती हैं? तो सर्वप्रथम हमको जानना पड़ेगा कि टॉन्सिल और एडिनॉइड में अंतर क्या है। तो जी। जो टॉन्सिल होते हैं एक तरह के लिम्फर टिश्यू होते हैं जो कि गले का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ओरोफैरिंक्स। मतलब मुंह का हिस्सा जो कि पीछे का हिस्सा है उसको बोलते हैं ओरोफैरिंक्स, वहाँ पे होते हैं टॉन्सिल। और एडिनॉइड जो होते हैं ये लिम्फर टिश्यू होते हैं जो कि नाक के पीछे वाले हिस्से में होते हैं, इसको हम बोलते हैं नेसोफैरिंक्स। जी, तो ये नाक के पीछे वाले हिस्सों में नेज़ोफेरिंक्स जो आपने कहा, और टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं ये? ओरोफैरिंक्स। ओरोफेरिक्स होते हैं। तो सर, इनमें भिन्नताएँ क्या-क्या हैं? नंबर 1 एक तो उनका नंबर, टॉन्सिल जो होते हैं वो एक पेयर है, 2 नंबर 2 2 2 नंबर में होते हैं और ये ओरोफैरिंक्स में होते हैं। जबकि एडिनॉइड जो है ये कि एक गुच्छा होता है, ये नाक के पीछे वाले हिस्से में जो कि उसको नेसोफैरिंक्स बोलते हैं, उसके छत पे या रूफ पे रहता है। जी, तो ये एडिनॉइड सर्जरी क्या होती है? हमने बहुत सुना है कि इसकी सर्जरी भी की जाती है, ये होता क्या है ये? तो एडिनॉइड टिश्यू कभी-कभी बच्चों में खासकर कुछ सिम्पटम या लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि नाक का बंद होना, नाक से डिस्चार्ज होना और कभी-कभी ये कान के ऊपर भी दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से कान में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जी, तो उस केस में एडिनोइडेक्टोमी सर्जरी करी जाती है। ये होता किस प्रकार से? मतलब अगर ये बीमारी किसी में उत्पन्न हो रही है या किसी में सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो सर्वप्रथम ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। सिम्पटम जो रहते हैं वो ये रहते हैं कि बच्चे में नाक का बंद होना, नाक से डिस्चार्ज आना या पानी आना और अगर कान की एक ट्यूब होती है उसको बोलते हैं ऑस्टेशन ट्यूब, उसके ऊपर दबाव डालते हैं जिसकी वजह से बच्चे में थोड़ा बहरापन भी हो सकता है। जी, एडिनोइडेक्टोमी सर्जरी जो है, इसके इंडिकेशन क्या-क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे में बार-बार अपर एयरवे इन्फेक्शन हो रहे हैं, जी, बार-बार जो सांस की नली के ऊपर वाला हिस्सा है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, कान में सुनने में दिक्कत चालू हो रही है बच्चे को, बच्चे की जो स्कूल की परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, तो उस केस में हम एडिनोइडेक्टोमी सर्जरी एडवाइस करते हैं। या बच्चे में स्लीप एपनिया डेवलप हो रहा है, रात के टाइम बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, चेहरे की जो हड्डियां हैं वो दब दब गई हैं या जो उसके जो दांत हैं वो तिरछे हो गए हैं, जी। क्योंकि बच्चा जो है नाक को नहीं यूज करके मुंह को यूज करता है सांस लेने के लिए रात के टाइम। तो इस केस में ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है एडिनोइडेक्टोमी सर्जरी करने के लिए। जी, जैसे आपने बताया कि एडिनोइडेक्टोमी सर्जरी के इंडिकेशन के बारे में, तो उसी प्रकार हम जानेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा दोनों है टॉन्सिल्स का भी, तो हम जानेंगे कि टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी जो है, इसके क्या इंडिकेशंस होते हैं? तो टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के जो इंडिकेशन है वो एक तो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, बार-बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन होना। जी, तो जो इंडिकेशन हम बोलते हैं कि 1 साल में अगर 7 एपिसोड हो रहे हैं टॉन्सिलाइटिस के, या लगातार 2 साल में 5 एपिसोड हुए हैं, या लगातार 3 साल 3-3 एपिसोड हुए हैं, तो उस केस में टॉन्सिलेक्टोमी करी जा सकती है। या पेशेंट को स्लीप एपनिया, रात में सांस का रुकना, ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी करी जी। जाती है। तो जैसा आपने बताया कि सर्जरी की जाती है, आपने सर्जरी की होगी और कई तरीके से की होगी। क्या इसका कोई नया तरीका आ चुका है कि एडिनोइक्टोडेमी जो सर्जरी है, उसका कोई नया तरीका आ चुका है अब, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा दर्द भी ना हो, ज़्यादा महसूस भी ना हो और सर्जरी भी हो जाए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सबसे जो जो पहले की जो सर्जरी होती थी उसको हम बोलते थे कोल्ड स्टीम। जी, तो एडिनॉइड निकालने के लिए हम यूज़ करते थे एडिनॉइड डिसेक्टर। उसमें थोड़ा-सा ब्लड लॉस ज़्यादा होता था और एडिनॉइड निकालने के लिए हम यूज़ करते थे एडिनॉइड क्यूरेट। और आज की डेट में क्योंकि हमको जो है कॉम्प्लिकेशन देखने होते हैं सर्जरी के, तो आजकल जो यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं कोआगुलेटर। जी। तो कोआगुलेटर से एक तो ब्लड लॉस लेस मात्रा होता है, मतलब बहुत कम ब्लड लॉस होता है, नंबर 1। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी 1 या 2 दिन मुश्किल रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जो है वो पेशेंट तीसरे दिन आराम से अपनी दिनचर्या जो है वो कर सकता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, वो पहले दिन से ही दिखने शुरू हो जाते हैं कहीं न कहीं? हाँ जी, ऑब्वियस अगर मुँह का रास्ता अगर बंद होगा या नाक का रास्ता बंद होगा तो पेशेंट जो है पहले नाक के रास्ते से सांस नहीं ले पाएगा, तो जी। वो मुँह का रास्ता यूज़ करेगा। तो जैसा आपने बताया कि मुँह के रास्ते से साँस लेते हैं, तो उनके मुँह पे या दाँतों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है छोटे बच्चों के? दाँत तिरछे हो जाते हैं, आड़े तिरछे हो जाते हैं और हाई आर्क पैलेट बोलते हैं। जो पैलेट है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। जी। जैसा कि आपने बताया कि ऊपर-नीचे पैलेट चले जाते हैं, बच्चों को किस तरीके से प्रभावित करती है। सर, आपसे ना हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी
बदल रहा है, कभी ठंड ज़्यादा है, कभी धूप निकल रही है, कभी कहीं गर्माहट है, तो लोगों को इस मौसम में सर्दी, खाँसी, जुकाम ये नॉर्मल है। तो आप हमारे जो भी दर्शक हैं या हमारे चैनल पे जो भी जुड़े हुए हैं, उन्हें आप उपाय बताएँ या कोई ऐसी दवाई के बारे में बताएँ जो नॉर्मल डेज़ में भी ले सकते हैं? तो दवाई से सर्वप्रथम हमको जाना चाहिए बचाव के ऊपर, है ना? जी, तो बचाव जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस मौसम में जब मौसम चेंज होता है, जैसे फरवरी मार्च का मौसम आता है, तो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो परागण होते हैं, वो शैडो में होते हैं। जी, तो आउटिंग थोड़ी-सी कम करें, अगर बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ करें। जो नोन पेशेंट है एलर्जिक राइनाइटिस के या तो अस्थमा के, जी। स्पेशली वो मास्क मास्क जो है वो ज़रूर लगा के बाहर निकलें। तो आपने जाना कि कैसे आप अपना सुरक्षा अपने आप का भी कर सकते हैं, साथ ही अपने परिजनों का भी और साथ ही जो आपके साथ में लोग हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये सलाह ज़रूर दें अगर आप हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो। आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको बीमारी संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए और साथ ही अगर आपको डॉक्टर साहब से डायरेक्ट मिलके उनसे पूछना है कि आपके बच्चों को ये बीमारी है, इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं, खुद को आपको नाक से कान से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप कैसे उनसे राहत पा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। सेक्टर 20 नोएडा में इनका खुद का क्लिनिक है। E150 में जहाँ पे आप जाएँ, सर से डायरेक्ट मिलें। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर से संपर्क करें और डायरेक्ट आपको डॉक्टर साहब से बातचीत होगी और वो आपको बताएँगे कि कैसे अपने आप को इसमें बचा सकते हैं और साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि मौसम बदलता है, तो अपने आप को आप सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद जी10 न्यूज़ का, आगे भी हम जानकारियाँ देते रहेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।